वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उसका ध्यान टूटा और जल्दी से फोन उठाकर साइलेंट करके गोल रिसीव करके फोन कान पर लगाया ही था कि सामने से गहरी आवाज में कुछ कहा, जिसे सुनते ही रोहन का चेहरा सफेद पड़ गया और वह हड़बड़ा के उठ बैठा। उसके इस हड़बड़ी में उठने की वजह से उसकी बाहों में सो रही निक्की की नींद भी खुल गई। रोहन उसे जगह देख के इशारे में ही उसे सॉरी बोलने लगा, पर उसके कान पर लगे फोन से सख्त आवाज है, तुम चुप क्यों हो? क्या मैंने गलत वक्त पर कॉल कर दिया? रोहन का दिमाग सून पड़ गया। वो जल्दबाजी में बोला वो सामने कोई और नहीं अद्दीकी था और सामने उसे निक्की को लेकर कुछ बोला था, जिसे सुन के रोहन को पसीना आने लगी। उसने मुश्किल से सांस लेकर कहा, बॉस मैं बस अभी आया, और जल्दी में कॉल कट कर दिया। निक्की उसे आंखें छोटी करके देख रही थी। रोहन ने जैसे ही कॉल काटा अपने माथे पर आए पसीने को पोंछने लगा कि उसकी नजर उसे घूरते निक्की पर पड़ी तो वो जल्दी से नॉर्मल होकर बोला, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? अब तो तुम सिर्फ मेरी हो, समझे, और मैं तुम्हें किसी और के साथ देख भी नहीं लूँ, वरना मैं उसे गोली मारने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा। निक्की को उस पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था और उसने ने उस पर गुस्सा उतारा भी था, पर जब उसने उसे जबरदस्ती किस किया था ये वेग पर कहीं ना कहीं वे रोहन को लाइक कर दिए थे। रोहन बेड से उठते हुए बोला, तुम फ्रेश होकर बाहर आ जाओ, मैं जाता हूँ, बॉस को कुछ इंपॉर्टेंट काम है। निक्की ने कोई जवाब नहीं दिया। रोहन ने भी फिलहाल उसे कुछ नहीं कहा और जल्दबाजी में फोन लेकर कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होते ही निक्की खुद से बड़बड़ाई, अकड़ू कहेगा, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इसने मुझे बिना पूछे किस कैसे किया, इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी। और फिर वो भी उठ के कमरे से बाहर निकल के अपने कमरे में चले गई। रोहन बाहर आया और भागता हुआ ऊपर अद्दी के स्टडी रूम में चला गया। वहां दिख पहले से अपनी चेयर पर बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। रोहन ने डोर पर नॉक किया तो अंदर से सख्त आवाज में कहा, अंदर आ जाओ। रोहन भी बिना टाइम लगाए अंदर चला गया। वो सीधा हद्दी के सामने जाकर खड़ा हुआ तो हद्दी ने लैपटॉप से नजर उठा के उसे देखा, फिर कुर्सी पर लीन होकर शरारत से बोला, क्या बात है, तुमने मेरी साली को ही फंसाया? नोट बैठ। रोहन को ऐसा लगा जैसे उसका सिर घूम रहा। वो सिर झुका के बोला, वो बॉस। वो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अद्दी को क्या जवाब दे। अद्दी को उसे कुछ ना बोलता देख बोला, ठीक है मैं समझ गया, बस इतना याद रखना उसे परेशान मत करना, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ने में देर नहीं लगाऊंगा। रोहन उसकी बात सुन के हैरानी से उसे देखने लगा तो देखो उसकी आंखों में देख के बेफिक्र से बोला, भूलो मत, वो मेरी बेबी की बेस्ट फ्रेंड है, अगर तुमने उसे परेशान किया तो मेरी बेबी गुस्सा हुई और हमारे बीच लड़ाई हुई तो तुम तो जानते हो मैं क्या करूंगा। रोहन ने अपना सूखा गला तर करके धीमे स्वर में कहा, ओके बॉस, मैं ध्यान रखूंगा। आदिक पेपर टेबल से उठाते हुए उससे घुमाने लगता है, फिर कुछ सोच के बोला, उसका क्या हुआ? रोहन तुरंत हरकत में आ गया और वो बोला, बॉस वो कहीं छुप गया है, अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। और वो रुके, बॉस एक और बात। अधिक पेपर वेट घुमाता रहा तो रोहन बोला, गर्व ने गड़बड़ कर दी है। रोहन चुप हो गया, साथ ही अधिक का हाथ भी पेपर वेट घुमाते हुए रुक गया। उसने रोहन को देखा तो रोहन आगे बोला, उसने कुछ एम्प्लॉय को अपनी तरफ करके कंपनी के अकाउंट में गड़बड़ी की है और कुछ प्रोजेक्ट भी उसने किसी और को दिलवा दिए हैं। अधिक ने पेपर वेट को टेबल पर रखा और खुद खड़ा होकर चलते हुए कमरे में बनी बड़ी सी खिड़की के पास जाकर बाहर देखते हुए पैकेट से सिगरेट निकाल के होल्ड में दबा के उसे सिगरेट लाइटर से जलाया और उसका एक लंबा कस भर के बाहर की तरफ छोड़ते हुए गहरी मगर कॉन्फिडेंस वैसे बोला, तुम उसके खिलाफ सबूत ला के दो, मैं कंपनी से बाहर निकालने का काम करता हूँ। रोहन ने ओके कहा, फिर बोला, बॉस एक और बात, मुझे लगता है मीरा मैम लेडी बॉस के खिलाफ कुछ बड़ा प्लान कर रही है। अद्दी की आंखों में लाली उतर आई। वो कठोरता से बोला, मतलब क्या है? रोहन ने उसके गुस्से को भांपते हुए कहा, बॉस वो आपने मुझे उन पर नजर रखने को बोला था तो मैं वही कर रहा हूँ। मैंने पता क्या है कि उन्होंने मैडम को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ लोगों को हार करने की कोशिश की थी ताकि वे मैडम को किडनैप करवा के आपकी जिंदगी से बाहर निकाल सके। अद्दी का चेहरा काला पड़ गया। उसके गुस्से में जल्दी सिगरेट हाथ होने के बाद भी उसने हाथ की कुस्की में मुट्ठी बना ली और जलती हुई सिगरेट हाथ में मसल गई, पर इससे अद्दी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने रोहन को देखा और कहा, मैंने उसे इतनी कड़ी सजा दी थी, फिर भी अपनी हरकतों से बात नहीं आ रही। अब मुझे लगता है कि मुझे बिगड़ना ही होगा, जिसे मैं बिगड़ना नहीं चाहता था। कहते हुए उसके चेहरे पर सिर्फ गुस्सा था और कोई इमोशन नहीं। माने मन से स्मृति जी सबको सबको खाने का बोल के मीरा के कमरे में चले गए। वे जब से कॉलेज से आई थी तब से कमरे में थी। स्मृति जी ने मीरा के कमरे का दरवाजा नॉक किया तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो वे डोर खोला। उसने फिर से नॉक करके इस आवाज लगाई, मीरा बेटा डोर खोलो, कहाँ हूँ? मेरा इस वक्त एक नाइट सूट में लाल और बाल तौलिए से बंधे थे। मेरा बोले, मोम मुझे नहीं मिलना है किसी से, मुझे बस सोना है, मैं बहुत थक गई हूँ। उसकी बात सुन के स्मृति जी गुस्से से अंदर आते हुए बोले, मेरा तुम दिन पर दिन बदतमीज होती जा रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि डैड तुम्हारी हरकत से नाराज नहीं होंगे? मीरा का चेहरा पीला पड़ गया। उसे पता था उसके डैड कितना जी उससे प्यार करते हैं, उससे कहीं ज्यादा वो गुस्से और स्ट्रिक्ट है। मीरा ने थोड़ा डरते हुए कहा, पर मोम ये तो जबरदस्ती हुई, मुझे किसी से नहीं मिलना है। स्मृति जी गुस्से से बोली, तुम अभी की अभी चेंज करके आओ, सब लोग डिनर टेबल पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, समझिए। अब अगर तुम 10 मिनट के अंदर बाहर नहीं आए तो अपने डैड और अद्दी को तुम खुद जवाब देना। इतना कह के वो कमरे से चली गई और मीरा गुस्से से बोले, मॉम आप बदल गई है, आप मेरी मॉम नहीं हो, आप सिर्फ भाई की मॉम है। इतना बोल के वो गुस्से में पैर पटक के क्लोजेट में चली गई। दूसरी तरफ अद्दी को अपने कमरे में आया तो सिया जाग रही थी। उसने ब्लैंकेट को गर्दन तक ओढ़ रखा था। कमरे में ऐसी
तेज चल रहा था जिससे कमरा ज्यादा ठंडा हो गया था और ऊपर से उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। अद्विक ने उसे देखा तो वह डोर बंद करके अंदर आते हुए बोला, बेबी तुम्हें ठंड लग रही है। सिया ने उसकी आवाज सुनी तो उसे देखने लगी। उस हाथ में से हिला दिया। अद्विक ने कॉफी टेबल से सिर्फ रिमोट लेकर ऐसे बंद कर दिया और सिया के पास आते हुए बोला, बेबी तुम उठ गई हो तो चलो साथ में शावर लेते हैं, फिर डिनर भी करना है। सिया ने उसे देख के घबरा के कहा, नहीं मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना है, अब फिर से वही सब करोगे और अभी मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ। सिया का चेहरा कहते समय लाल और गाल फूल गए थे। अदिक ने उसका चेहरा देखा और उसके करीब आके बैठते हुए धीरे से उसके फेस को अपने हाथ एले में भरा और माथे को चूम लिया। सिया की आंखें उस नरम एहसास में बंद हो गई। कुछ पल के बाद अदिक ने बिना कुछ कहे चेहरा छोड़ बेहद नरम प्यार से बोला, बेबी अब तुम्हें डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे पता है मैंने वह सब कर दिया है। अगर मैं कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करूंगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। सिया ने उसकी आंखों में देखा जहाँ सच्चाई थी। उसने अपनी पलकें झपका दी जैसे रजामंदी दे रही हो। वो आगे बोला, वैसे बेबी तुमने क्या क्या सोच लिया था? हम दोनों वॉशरूम में शावर के नीचे बिना कपड़ों के। इससे आगे वो कुछ बोलता उससे पहले सिया ने शर्म और गुस्से से घूरते हुए उसके होठों पर अपने हाथ रखकर उसे चुप करवा दिया। अद्दी की आंखों में चमकती और होठों पर शरारत भरी मुस्कान पर सिया का चेहरा किसी पक्के टमाटर की तरह लाल था। उसकी आंखों में शर्म की लाली थी और वो उस पर गुस्सा करके बोले, मिस्टर महाजन आप बहुत बुरे हो, बेशर्म हो, आपको शर्म नहीं आती? कैसी कैसी बातें करते हैं, मैं सब ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही थी, आप समझे। आप अद्दी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, वो वैसे ही आंखों में चमक लिया और होठों पर शरारती स्माइल लिए बस उसकी आंखों में देख के उसकी बातें सुन रहा था। सिया ने गुस्से से उसके कंधे पर पोक किया तो अधिक उसकी हरकत देख के बोला, बेबी तुम मुझे छेड़ रही हो, सोच लो, फिर अगर मैंने तुम्हें छोड़ा तो भागती फिरोगी और बाद में मुझे ही सुनाओगी। मैंने तुम्हें परेशान किया। सिया का मन करने लगा कि या तो अद्दी का सिर दीवार पर मार दे या खुद का सिर। उसे कभी कभी अद्दी कोई पागल लगता था जिसकी हरकतें सनकी की तरह होती थी। अद्दी को उसके चेहरे को छोड़ के बेड से उठते बोला, बेबी मेरे बारे में ज्यादा मत सोचो, फट जाएगा फिर मेरा क्या होगा। सिया झेप गई पर तभी अद्दी ने झटके से उसे गोद में उठा लिया। ब्लैंकेट के साथ सिया ने जल्दी से गिरने के डर से उसके गले में अपनी बाहें लपेट दी। अद्दी उसे वॉशरूम से ले जाते हुए बोला, बेबी शावर लेने के बाद मैं तुम्हें घाव पर दवाई लगा दूंगा जिससे कि वो जल्दी ठीक हो जाए। सिया कुछ नहीं बोली, बस अपना सिर उसके सीने पर रख दिया। मैं में मेरा गुस्से से कमरे से बाहर निकली। उसने अभी एक प्यारा सा काले रंग का सूट पहना था, दुपट्टा उसके गले में दोनों तरफ डाल रखा था, बाल खुले और चेहरे पर थोड़ा सा मेकअप। वैसे तो वह काफी सुंदर थी पर उससे कहीं ज्यादा वो घमंडी थी। वो धीरे से चिल के डाइनिंग टेबल के पास आई तो मिस्टर महाजन उसे देख जल्दी से बोला, मेरा यहाँ हो, देखो मैं तुम्हें इनसे मिलवाता हूँ। मीरा इस्तेमाल करके केशव जी के पास आकर खड़ी हो गई तो उनके सामने बैठे अनुराग की नजर उस पर पड़ी तो उसे देखता ही रहेगा। मीरा आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। अनुराग के साइड में बैठी नित्या ने जब अपने भाई से कहा, वहाँ मीरा को देखते हुए देख लिया तो उसकी आंखों में शरारत उभरने लगी और वे उसके कान के पास झुके शरारत से बोले, भाई क्या वो सुंदर है। अनुराग ने बिना ज्यादा सोचे सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया तो उसके होठों पर स्माइल आ गई और वे उसने उसे कोहनी मारी तो अनुराग अपने होश में और नित्या को गुस्से से घूरने लगा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए थे और अब सिया भी पूरी तरह से ठीक हो गई थी। इस बीच रोहन और निकी के बीच कई बार बहस और खींचातानी और नोकझोंक हुई। अधिक ने भी सिया का बहुत अच्छे से ख्याल रखा और उसे प्यार भी किया। वहीं महाजन मैंसन में से मीरा के रिश्ते की बात कर रहे थे पर मीरा को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो गुस्सा अकेले में करती थी और सिया को कोसती रही थी। अभी सिया और निकी कॉलेज नहीं गई थी और ना ही सिया ने उसे उसके घर जाने दिया था। सब लोग महाजन कंपनी जाने वाले थे और वैसे भी दोनों लड़की ने अपनी जॉब छोड़ने से मना कर दिया था। अब वे दोनों ही जॉब को कंटिन्यू करना चाहती थी पैसों के लिए नहीं, यहाँ पर अपने कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस के लिए। उससे अधिक और रोहन को कोई परेशानी नहीं थी। उल्टा वो तो इस बात से खुश थे कि अब से वो दोनों न केवल घर में मिल सकते हैं बल्कि ऑफिस में भी साथ में रह सकते हैं। सुबह का समय अद्दी अपने टाइम पर उठ गया था। सिया अब जल्दी नहीं उठती थी। पहले तो उसे काम करवाने के लिए जबरदस्ती से उठाया जाता था पर यहाँ तो उसे कुछ नहीं करना पड़ता था। अद्दी भी उसे बहुत पैम्पर करके रखता था, बिल्कुल एक एंजल के जैसे। सिया अभी घोड़े बेच कर गहरी नींद में सो ही रही थी कि उसे अपने ऊपर एक भार महसूस हुआ। वो नींद में से अपने ऊपर से हटाने लगी। वे उसे हिला भी नहीं पाई थी और तभी किसी ने उसके सॉफ्ट होठों को अपनी गिरफ्त में लेकर शक करना शुरू कर दिया। सिया का सिर कुछ पल के लिए खड़ गया। उसने हड़बड़ा के अपनी आंखें खोली तो सामने उसके ये बेशर्म हस्बैंड का हैंडसम चेहरा था। जो शिद्दत से उसे चूम रहा था। उसकी आंखें बंद थी। वो जब सांस लेती हुई उसका सीना अद्दी के सख्त सीने से टकरा जाता था। सिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया और अद्दी की हरकत से वो खुश भी थी और गुस्सा भी, क्योंकि उसने उसकी प्यारी नींद को जो खराब नहीं किए कर दी थी। उसने अपने दोनों हाथ उसके गले में डाले और अपनी तरफ खींचने लगी। उसके ऐसे खींचने से अद्दी की आंखें खोल के उसे देखा तभी सिया ने झटके से अपने होठों को उसकी पकड़ से छुड़ा और उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अद्दी के चेहरे पर हैरानी की जान सटकते स्माइल ने ले ली। वे कुछ दिनों में सिया की बोल्ड साइड देख चुका था। अब वो भोली भाली बेवकूफ से सिया नहीं थी, वो काफी बोल्ड और तेज हो गई थी। सिया ने उसकी शरारत भरी आंखों में देखा और आई विक कर दी। अद्दी के होठों पर की तरफ उठ गए और उसकी पकड़ सिया की कमर पर कस गई। अद्दी सिया उसके होठों को लिक और सिक करने लगी। वो कभी उसके ऊपर लिप को सिक करती और कभी लोअर लिप को। सिया को ऐसे करने से अद्दी के दिल की धड़कन तेज रफ्तार से दौड़ने लगी और सिया का दिल भी किसी बुलेट ट्रेन की स्पीड की तरह धड़क रहा था। दोनों की सांसों की रफ्तार भी नॉर्मल से कहीं
ही ज्यादा तेज थी। कमरे में उन दोनों की दिलों की धड़कन और सांसों का शोर हो रहा था जो कमरे की दीवारों से टकरा के कमरे में ही गूंज रहा था। खिड़की से बाहर के पर्दे से छन की हल्की हल्की धूप अंदर आ रही थी जो उन दोनों पर से होते हुए सीधा वॉल पर पड़ रही थी जिससे उनकी एक रोमांटिक पेंटिंग बन रही थी। सिया ने अधिक को धक्का दिया तो वो उसकी साइड में बेड पर गिर गया और वे कुछ कहता है रिएक्ट करता उससे पहले सिया मुंह लेते हो उसके ऊपर आकर उसके कमर पर बैठ गई। अद्दी की बॉडी अकड़ गई। वो सिया के उसकी सांसें और भी तेज चलने लगी और सिया ने उसके माथे पर आते पसीने की बूंदें और उसकी बढ़ती सांसों की गर्मी को महसूस करते हुए वो उसके ऊपर झुकने लगी। उसके एक्शन से जैसे अद्दी के अंदर उबाल भर दिया। वे आंखें भीजते हुए उसकी कमर को पकड़ गया और गहरी सांस लेते हुए सडकती आवाज में बोला, बेबी तुम मुझे तड़पाने के बारे में सोचना भी मत। मैं तुम्हें इतना तड़पाऊंगा कि तुम्हारी हालत बेड से उठने की भी नहीं हो पाएगी। सिया ने उसके मदहोश भरी नजरों में देखा और शरारत से मुस्कुरा के उसके होठों पर झुक गई और पेशनेट किस करने लगी। अद्दी की पकड़ उस पर और भी ज्यादा कसने लगी। उसके सिर में जैसे आग जलने लगी थी। ऊपर से सिया ने उसके होठों को बैठ करते हुए धीरे से बुदबुदा के कहा, सो मिस्टर महाजन को सिया अधिक महाजन ने सेड्यूस कर ही दिया। अधिक जो आंखें बंद किए सिया के एहसासों को महसूस कर रहा था। उसकी बातें सुन के झटके से आंखें खोल के उसकी तरफ देखा तो सिया उसके ऊपर से उठ रही थी। अधिक की आंखें हैरानी से फैल गई और उसने उसे कमर से पकड़ के अपने नीचे दबोच लिया और फिर और उसकी आंखों में देख के फ्रस्ट्रेट होकर बोला, पहले भी तुमने अभी क्या कहा। सिया ने बेफिक्री से जवाब दिया, यही कि मैंने आपको सेड्यूस कर दिया। अधिक का चेहरा गुस्से से तमतमा गया और वो उसके होठों के करीब बढ़ते हुए सख्त टोन में बोला, बेबी तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। मैं तुम्हें ऐसे ही मुझे तड़पता हुआ छोड़ के जाने नहीं दूंगा। सिया उसकी हालत देख जोर जोर से हंसने लगी और अद्दी का खून तड़प और फ्रस्ट्रेशन में खुद से खोलने लगा। वो दांत पीस के बोला, ऐसे में होने दूंगा तब। और इसी के साथ उसने सिया को अपनी गिरफ्त में लेकर वाइल्ड किस करना शुरू कर दिया। सिया की आंखें हैरानी और शौक से बड़ी हो गई। अधिक ने सिया को कमर से पकड़ के झटके से पलट के अपने नीचे दबा लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम मुझे तड़पा के से भाग नहीं सकती। सिया ने उसकी बात सुनी और मासूमियत से बोली, मिस्टर महाजन मैंने क्या किया। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अधिक उसकी मासूमियत को देखे उसके चेहरे पर झुकते हुए, बेबी तुमने क्या किया क्या नहीं ये तो मैं तुम्हें अभी करके बताता हूँ। वो कुछ कहने वाली थी कि अधिक उसके होठ पर झुका और अपने मुंह में भर के दबा लिया और फिर सिया की बोलती बंद हो गई। अधिक पेशेंट और डीप किस करते हुए उसकी नाइट ड्रेस की स्टेप को कंधों से नीचे कर दिया और उसकी गर्दन पर होठ रख दिया और होठ रख किस और बाइट करने लगा। उसके पेशेंट के आगे सिया का सब्र भी जवाब देने लगा। उसके मुंह से तेज सी आहें और सिसकी निकलने लगी। उसकी पकड़ बेडशीट पर कस गई। अधिक धीरे धीरे उसकी गर्दन और शोल्डर से होकर उसके सीने तक आ गया और कलीज पर अपने होठ रख दिया। सिया की तेज आह निकल गई और साथ ही उसकी पकड़ अधिक के बालों पर कस गई। सिया सिसके भरते हुए मधुर से बोली, मिस्टर महाजन आप वो अधिक के आगे वो अधिक के पेशेंट के आगे सिया के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहे थे। वो चिल्ला के बोले, मिस्टर महाजन पर अधिक हो जैसे कोई उसकी आवाज ही नहीं। उन्हें भी को शक करके बाइट कर लिया। उसके ऐसे बाइट करने से सिया की तेज सिसकी निकली। अधिक ने इग्नोर किया और नीचे बढ़ने लगा। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि वो कभी भी नीचे सीने से बाहर आ सकता था। उसकी ऊपर नीचे होती सांसें काफी तेज चली थी। उसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। दिल तो अधिक का भी जोर से धड़क रहा था। उसकी सांसें मानो कभी भी रुक सकती थी, इतनी तेज चल रही थी। उसके माथे पर पसीना भी आ रहा था। कमरे में गर्मी बढ़ने लगी और अधिक ने अपनी क्या पूरी तरह से गुस्से में चिढ़ के बोली, आप अब ज्यादा कर रहे हैं। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। उस डिगती आवाज में उसके ऊपर आते हुए बोला, बेबी तुम्हें तड़पाने में मजा ही कुछ और आता है। सिया ने उसे गुस्से में घूर के देखा तो अधिक स्माइल करके उसके होठों पर झुकने लगा और कुछ उसे उसके होठों को मुंह में भर गया और झट दूसरी तरफ निक्की रेडी होकर कमरे से बाहर निकली। वो कॉरिडोर से निकल ही रही थी कि उसे किसी ने हाथ पकड़ के कमरे में खींच लिया। निक्की चीख पाती उससे पहले ही वो कमरे के अंदर दरवाजे से लगी थी और उसका मुंह बंद हो गया था और सामने रोहन डबल स्माइल करके उसकी आंखों में देख रहा था। निक्की उसे अपने सामने देख घूरने लगी। उसने अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखे उसे पीछे धकेलना चाहा पर वो उसे 1 इंच भी नहीं हिला पाई। रोहन ने उसकी कमर को कस के पकड़ा और उसके होठों को चूमने लगा। निक्की ने उसे अपना घुटना मारना चाहा तो रोहन ने अपने पैर से उसके पैर को पकड़ लिया। निक्की फिर भी नहीं मानी और
छूटने की कोशिश करने लगी। तभी रोहन ने उसके दोनों हाथों को पकड़ के उसके सिर के ऊपर दीवार पर लगा दिया और अपने एक हाथ से पकड़ के उसे कमर से पकड़ के अपनी तरफ खींचा और खुद से चिपका लिया और पेशेंट किस करने लगा। जब निकी कोशिश करते हुए थक गई तो वे चुपचाप खड़ी रह गई और रोहन उसे डीप किस करते हुए स्मूथ कर रहा था। जब निकी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो रोहन ने उसे छोड़ दिया। उसके छोड़ते हुए लंबी लंबी सांस लेने लगी। रोहन ने उसे अपने सीने से लगा के उसके बैग को रब करने लगा। करीब 1 घंटे बाद से अधिक कुर्सियां साथ में नीचे आए तो रोहन और निकी दोनों पहले से लिविंग हॉल में सोफा पर बैठे थे। निकी रोहन से बात नहीं कर रही थी जबकि रोहन की नजर उस पर ही थी। पढ़ने की अपने फोन में लगी थी। जब दोनों ने कान में सीढ़ियों से टक टक की आवाज आई तो दोनों ही उस तरफ देखने लगे जहां से अद्दी कुर्सियां आ रहे थे। सिया का चेहरा काफी ग्लो कर रहा था और अद्दी के होठों पर भी हल्की सी मुस्कान थी। चेहरे पर भी सॉफ्ट एक्सप्रेशन थे, पर ये सिर्फ सिया के लिए थे, बाकी किसी के लिए नहीं। अद्दी सिया का हाथ पकड़ के डाइनिंग एरिया की तरफ ले जाने लगा। उन दोनों को जाते देख निकी भी उस तरफ बढ़ गई और उसके पीछे से रोहन भी बड़बड़ाते हुए चला गया। खड़ूस कहीं की बात, पता नहीं कब तक मुझे अपने पीछे घुमाने वाली है। आह भगवान, मुझे भी इस अड़ियल लड़की से प्यार करना था। कहते कहते हुए दुखी मन से खाने की मेज पर जाकर बैठ गया और मेड ने सबके लिए ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया। सब खाना खाने लगे। अधिक बीच बीच में एक आधा बाइट सिया को भी खिला रहा था और खुद भी खा रहा था। अधिक और सिया को ऐसे देखे रोहन का दिल अंदर ही अंदर जल रहा था। उसके ऐसे दिन कब आएंगे। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद चारों ये घर से बाहर निकले और गाड़ी में बैठ गए। रोहन ड्राइविंग सीट पर, उसके साइड वाली सीट पर निकी तो पीछे अधिक और सिया बैठ गए। रोहन ने एक नजर निकी पर डाली और गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। निकी ने रोहन की तरफ से मुंह फेर रखा था। रोहन उसे तिरछी नजर से देखता और मन ही मन बढ़ाता, अगर कुड़ू कहीं की एक ही किस में ऐसे कौन मुंह फुलाता है यार। पीछे का माहौल बिल्कुल उठता। सिया अद्दी की गोद में बैठी थी और उसका सिर अद्दी के सीने पर रखा था और जो था वो थकी हुई सी थी और अधिक उसके बालों को अपनी पतली लंबी उंगली से धीरे धीरे से हिला रहा था। जो सिया को अच्छा लग रहा था। वो आंखें बंद किए हुए थी और उसकी शर्ट को मुट्ठी में पकड़ रखा था। गाड़ी मुंबई की सड़कों पर तेज रफ्तार से दौड़ रही थी और आगे पीछे बॉडीगार्ड की गाड़ियां चल रही थी। दूसरी तरफ महाजन मैंसन में मिस्टर केशव महाजन पहुंच चुके थे। वे आज अध्यक्ष से मिलकर कुछ बात करना चाहते थे। वे पहले कंपनी रोज जाया करते थे, पर जब से उन्होंने कंपनी की सारी बागडोर अवधि के हाथों में सौंपी थी तब से वे कभी कभार ही जाते थे। वो जब कंपनी में गए तो एम्प्लॉय उनको ग्रीट करने लगे और कुछ सीनियर एम्प्लॉय तो उनसे मिलने भी आए। बिजनेस के मामले में मिस्टर महाजन भी अधिक से कम नहीं था। बस फर्क इतना था कि वे उनसे कुछ कदम आगे। मीरा कॉलेज पहुंच गई थी और वे किसी से फोन पर बात करते हुए बोल रही थी, तुम्हें मैंने आखिर इतने पैसे दिए क्यों? अगर तुम छोटा सा काम भी नहीं कर सकते थे तो वो काफी ज्यादा गुस्से में थी। सामने से आ जाए मैडम, आपने पहले मुझे ये नहीं बताया था कि वो लड़की मिस्टर महाजन के साथ रहती है। मीरा गुस्से से बौखला के बोली, इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो किसके साथ रह रही है? तुम्हें मैंने पहले ही बताया था कि काम करो तो हाँ ही बोलो। पैसे तो मुंह खोल के मांगे थे, अब क्या हुआ? अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो तुम जानते हैं हम नहीं हो मुझे, मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ, समझे? तो अब बिना नाखुन के जल्दी से काम खत्म करो, समझे? वो बोली, सिया तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन हो और तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक के रहूंगी। उसका चेहरा इतना ज्यादा नफरत से भरा था। वो उसे इतनी ज्यादा नफरत करती थी जैसे सिया ने उसके सिर का आधा हिस्सा चुरा लिया हो। वो घूमी और पलट के अपनी क्लास में चली गई। महाजन कंपनी के बाहर एक साथ कई गाड़ियां आकर रुकी। सबसे पहले बॉडीगार्ड गाड़ी से बाहर निकले और अद्दी की गाड़ी को घेर लिया। एक ने आगे बढ़ के अद्दी की साइड का डोर खोला तो अद्दी अपनी बाहों में सुस्त बैठी सिया को घेर देके सॉफ्ट आवाज में बोला, बेबी हम कंपनी पहुंच गए हैं, चलो। उसने धीरे से सिर हिलाया। अधिक पहले बाहर निकला, फिर उसने सिया को भी हाथ पकड़कर आराम से बाहर निकालने में हेल्प की। तब तक रोहन और निकी भी गाड़ी से बाहर आ गए थे। निकी ने अधिक ने सिया का हाथ पकड़ा और उसे आगे ले जाने लगा। उनके पीछे निकी और रोहन भी आ रहे थे। प्राइवेट लिफ्ट आते ही अधिक सिया को लेकर अंदर चला गया, जबकि निकी का हाथ रोहन ने कस के पकड़ रखे वहीं रोक लिया और लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया। निकी ने पीछे मुड़ के गुस्से से देखा, पर रोहन का चेहरा भावहीन था। रोहन ने कुछ नहीं कहा और उसे खींच के दूसरी लिफ्ट में घुस गया। अधिक की लिफ्ट में सिया लिफ्ट की बोल से लगी थी और अधिक उस पर झुका था। दोनों की लिप्स आपस में जुड़े थे और दोनों ही पैशनेट किस कर रहे थे। अधिक का एक हाथ सिया के सिर के पास और दीवार पर रखा था और दूसरा उसकी पतली सी कमर को जकड़े था। रोहन की लिफ्ट में रोहन ने लिफ्ट की दीवार से चिपका था और निकी उस पे हावी थी। वो गुस्से से उसे घूर रही थी। उसने उसके कॉलर को भी पकड़ रखा था। रोहन का चेहरा थोड़ा घबराया हुआ सा लग रहा था और उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें भी आ गई थी। निकी दांत पे इसके गुस्से में बोली, मिस्टर असिस्टेंट रोहन, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों बार बार मेरे पास आकर मुझे परेशान करते हो? रोहन का चेहरा किसी डरे हुए पप्पी की तरह हो गया था। निकी बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे साथ ऐसी वैसी हरकतें करोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगी? नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसानी से कहीं नहीं जाने दूंगी, समझे? रोहन घबरा के बोला, निकी देखो मैं भी नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़ो। मैं तो हर कदम पर तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। निकी ने उसे घूरा और बोली, तुम मेरे साथ तो ऐसे तुम मेरे साथ चलोगे बिना कुछ कहे? तुम्हें पता है मिस्टर महाजन ने सिया को कितनी अच्छी तरह से प्रपोज किया था? कहते उसके चेहरे पर हल्की सी शर्म आ गई। रोहन ने जब उसके उसके लाल पड़ते चेहरे को देखा, उसके होठों पर भी हल्की सी स्माइल आ गई। तभी लिफ्ट का डोर धड़ आवाज से खुला तो सामने कुछ फिर खड़ी थी और उनको देखकर रोहन और निकी के चेहरे का रंग उड़ गया। महाजन कंपनी लिफ्ट जाकर सीधा टॉप फ्लोर पर खुली। उसमें से अधिक और सिया एक साथ निकले। वहां जाके
यहाँ किसी और के लिए नहीं केबिन नहीं थे, कुछ केबिन बने थे जिनमें से एक रोहन इस्तेमाल करता, दूसरा अधिक और तीसरा सिया के लिए बनाया गया था। अधिक सिया को लेकर अपने केबिन में अंदर आया और डोर बंद करके सिया को उसे सटा के उस पर झुकते हुए उसके सॉफ्ट होठों को अंगूठों से मसल के सेडेक्टिव वो में बोला, बेबी मुझे अभी एनर्जी ड्रिंक पीनी है। अधिक के ऐसे सिया के होठों को मसलने से उसकी हल्की सी सिसकी निकल गई और वह तीसरी इसकी लेते देख ये ना समझे से बोले, मतलब। अधिक ने उसके कंफ्यूज फेस को देखा और आई विंग करके झट से उसके होठों को झुक गया। सिया कुछ समझ पाती उससे पहले तो उसके होठ अधिक के होठों के बीच दब गए थे। वो हैरानी सा के फाड़े उसके हैंडसम फेस को देख के मन में बोली, चुप कुमार, इन्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, कितने बड़े वाले हैं, मुझे उल्लू बनाया। तभी उसे अपने होठों पर तेज दर्द से का एहसास हुआ और अपने सेंस में लौट गई और वे अपने सेंस में लौट आई। अध्यक्ष ने उसकी कमर को पकड़ के अपने और भी करीब कर लिया और सिया भी अपने दोनों हाथों को हार की तरह उसके गले में लपेट लिया। वो भी उसकी इसमें अध्यक्ष का साथ देने लगी और नॉर्मल से पेशनेट और फिर फ्रेंच किस में बदल गई। रोहन निकी के लाल चेहरे को देख रहा था और तभी डंक की आवाज आई और लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। सामने ही कुछ मेल एम्प्लॉय और फीमेल एम्प्लॉय खड़ी थी जो उन दोनों को अजीब नजरों से देख रहे थे। रोहन और निकी की नजर जब बाहर गई तो उनकी नजरें हैरानी से बड़ी हो गई। निकी का चेहरा और भी लाल हो गया और वो गुस्से से रोहन का कॉलर छोड़ के वहां से बिना घूमने पीछे मुड़े ऐसे भागे जैसे उसके पीछे पागल कुत्ते पड़े हो। रोहन के एक्सप्रेशन भी तुरंत बदल के सख्त हो गए जैसे हमेशा ही रहते थे। सारे एम्प्लॉय ने उस पर से जल्दी से अपने नजर हटाकर इधर उधर कर ली। रोहन ने किसी पर कोई ध्यान नहीं दिया और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद वहां खड़े एम्प्लॉय के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। एक एम्प्लॉय बोले, ये असिस्टेंट रोहन थे ना, और इनके साथ नहीं इंटर्न ओम जी, इन दोनों का कोई सीन भी होगा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। दूसरे ने जवाब दिया, पर असिस्टेंट रोहन को इस नक्सड़ी में क्या दिखा, वो हमारे सामने कैसे गुस्से में रहे थे और उसके सामने कैसे मुस्कुरा रहे थे। हमारी तो किस्मत ही खराब है ना बोस, देखने को मिलते। और ये असिस्टेंट रोहन भी किसी और के पीछे है। इस लड़की को हमें से असिस्टेंट रोहन को ले जाने नहीं देना चाहिए। पहली बुआ वाली बोली, तुम बोल तो सही रही हो, क्यों ना हम इसे ऐसा सबक सिखाए जिससे कि ये खुद यहाँ से बाहर चली जाए। और हाँ, असिस्टेंट रोहन भी हमारे रहे। वो चारों फीमेल एम्प्लॉय ने सिर हिला के हामी भरी और वहां से हमने डिपार्टमेंट की तरफ चली गई। रोहन जैसे अंदर आया तो उसे एम्प्लॉय से पता चला कि वहाँ मिस्टर महाजन भी आए हैं। उसने उनके पास जाने से पहले अद्दी का नंबर डाल किया। उधर अद्दी के केबिन में वो और सिया दोनों ही एक दूसरे को पेशनेट किस करने में लगे थे। कितने में उसकी पॉकेट में रखा उसका फोन रिंग करने लगता। सिया उसे पीछे हटाने लगती क्योंकि उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी। अद्दी के एकदम से होश में आता और सिया के होठों को छोड़ के उसे अपने सीने से लगा लेता है। वो हल्के हाथ से उसकी पीठ को रब करते हुए पॉकेट से मोबाइल निकाल के देखता है तो उस पर रोहन का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने कॉल पिक करके फोन कान पर लगाया तो सामने से रोहन की आवाज आई, बॉस मिस्टर महाजन कंपनी आए हैं। अद्दी कितना सुनते ही उसके फेस के एक्सप्रेशन बदल गए। वो धीमी लेकिन गहरी आवाज में बोला, ठीक है मैं आता हूँ, और कॉल कट कर दिया। अद्दी सिया को देख के बोला, बेबी तुम अब तक रेस्ट करो, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ, अब यही अर्जेंट मीटिंग आ गई है। तो सिया ने श्री लाया तो अद्दी ने उसे गोद में उठाया और केबिन में रख के बड़े से सोफे पर उसे बिठा के बोला, तुम यहाँ रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को भेजता हूँ। ओके। सिया ने कुछ नहीं कहा। अधिक ने झुक के उसका माथा चूमा और बोली, बेबी आई लव यू, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ओके। इसी के साथ वो उसके बालों को सहला के केबिन से बाहर चला गया। अधिक सीधा लिफ्ट में घुसा और अपने एक फ्लोर का नीचे का बटन दबा दिया जहाँ मिस्टर महाजन थे। वो आज उनसे कॉन्फ्रेंस रूम में मिलने वाला था। उसके केबिन में सिया मौजूद थी और अपने डेट से बिल्कुल भी मिलाने नहीं वाला था। अधिक सीधे नीचे कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचा तो वहां से मिस्टर महाजन रोहन के साथ पहले से मौजूद थे। दिखने जाकर उनके पैर छुए, कितना भी खड़ूस और घमंडी था पर अपने मॉम डैड के पैर छू के रेस्पेक्ट देता था। मिस्टर महाजन बोले, आज तुम इतना लेट कैसे हो गए। अद्दी के फेस पर इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। वो बोला, डैड मुझे कुछ काम था। आपको यहाँ कोई काम था, ऐसे ही आ गए। मिस्टर महाजन ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, हाँ मुझे तुमसे सिया के बारे में कुछ बात करनी है। सिया का नाम सुनते अद्दी के और रोहन के चेहरे पर भाव तुरंत बदल गए। मिस्टर महाजन बोले, वैसे भी तुमसे तो हम मिल भी नहीं पाते, पहले भी तुम कम घर आते थे, बट आते तो थे, पर अब तो तुम आते ही नहीं हो। तुम्हारी मॉम भी परेशान रहती है। बेटा ऐसा कब तक चलेगा, हम मानते हैं हमसे गलती हुई थी तुम्हारी पत्नी को समझने में, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उसे हमारे पास लेके ही नहीं आओगे। अद्दी का चेहरा और भी सख्त हो गया। वे सामने की चेयर पर बैठते हुए बोला, डैड आप जानते हैं कि मैं उसे वहाँ क्यों नहीं लेकर आता, और वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि किसी के बिगड़े शब्दों को बर्दाश्त कर पाए। मिस्टर महाजन अफसोस से गहरी सांस भरते हुए कहते हैं, हमें अफसोस है बेटा, पर हम भी तुम्हारी डेड हैं और तुम्हारी एक पत्नी है जो हमारी बहू। वो अद्दी के फेस को देख के आगे बोले, बेटा मैं और तुम्हारी मॉम चाहता है कि तुम बहू को लेके घर आओ। वो जो हमारे दोस्त आए थे उनको मेरा बहुत पसंद आई है और वो चाहता है कि हम रीति रिवाज के साथ उनका रिश्ता पक्का कर दे। अद्दी को गुस्सा आने लगा और उसके दिमाग में रोहन की कई बातें चलने लगी। बॉस मीरा मैडम लेडी बॉस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। अद्दी ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी इतनी जोर से कसी कि उसके नेल्स उसके हथेली में चुभने लगे, पर वो कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपनी गोल्ड आवाज में बोला, डेढ़ मैंने आपसे पहले भी कहा था और आज फिर कह रहा हूँ कि मेरी बीवी वहां नहीं जाएगी, और खासकर जब बात मेरा रह रही हो। मिस्टर महाजन उसकी ठंडी आवाज सुन के एक पल को तो काम गए, पर खुद को संभाल के पूछा, मतलब क्या है।
अधिक तुम कहना क्या चाहते हो? दिक बिना एक्सप्रेशन के बोला। डैड आप इतने भी ना समझने की मेरी बात समझ नहीं आए हो, समझ नहीं पाए हो। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, मीरा मेरी बीवी को चोट पहुंचाने की प्लान कर दी। उसने कई बार कोशिश की लास्ट टाइम पर, अब उसके साथ एकदम वो एक्सीडेंट हुआ। मीरा ने भी प्लान किया पर उसके लोग वक्त पर नहीं पूछे और कोई और सिया को किडनैप करके ले गया। 1.5 महीने उसे इतनी सख्त सजा दी, उसके बाद भी वो इतनी आगे है कि उसे अच्छा बुरा समझ नहीं आ रहा। फिर वो अपनी जगह से खड़ा हो गया, थोड़ा सा उनके करीब आकर बोला, मैं नहीं चाहती कि कोई भी इंसान मुझे बुरा बोले कि अपनी बीवी की वजह से बहन के साथ गलत कर दिया। बेहतर होगा कि आप उसे समझा लो, वरना मैं इस बार उसे आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूँ। मिस्टर महाजन तो हैरानी से अद्दी के चेहरे को देखने लगे। उनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने मीरा की परवरिश में कहाँ कमी छोड़ दी थी जो वो इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी। वो हैरानी से बोले, क्या कहा हमने तुमने? अभी मीरा ने सिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, पर अधिक बेटा वो ऐसा कैसे कर सकती है? हमने तो उसे इतने नाजों से पाला था, कोई भी बुरी चीज नहीं सिखाई और ना ही किसी को चोट पहुंचाना। अधिक ने तजबरे लहजे में कहा, तो क्या डैड में झूठ बोलना? अगर आपको लगता है कि मैंने कोई झूठ बोला है तो इंतजार करिए, कुछ दिन में आपको खुद पता चल जाएगा। पर इतना याद रखना कि अगर मेरी बीवी को उसकी वजह से एक खरोच भी आई तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने उसे प्यार करने में, उसकी जिद पूरी करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, पर आज वो मेरी ही बीवी की जान कहने की दुश्मन बनी बैठी है। डैड मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, फिर आगे चाहे कुछ भी हो जाए। अद्दे की बातों को सुनकर रोहन और मिस्टर महाजन के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया था। उनको अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अद्दिक ने जो कहा, क्या वो सच में ऐसा कर सकता है? मिस्टर महाजन गुस्से से चेयर से खड़े हुए और गुर्रा के बोले, अद्दिक तुम भूल रहे हो, तो वो तुम्हारी छोटी बहन है, तुम उसके लिए ऐसा नहीं बोल सकते। अद्दिक ने भी गड़बड़ाहट से स्माइल करी और बिना भाव के कहा, डैड मीरा आपकी बेटी है तो आप उसके लिए कुछ भी बुरा नहीं सुन सकते। तो सोचिए से आप किसी की बेटी है और मेरी बीवी है, मैं कैसे उसकी जिंदगी को रिस्क में डाल सकता हूँ? रोहन वहाँ खड़ा खड़ा अंदर ही अंदर डर से कांप रहा था कि कहीं दोनों में कोई लड़ाई ना हो जाए। तभी मिस्टर महाजन गुस्से से बोले, ठीक है मैं समझ गया, पर एक बात याद रखना, तुम और तुम्हारी पत्नी भी मेरी ही फैमिली का हिस्सा हो। ठंडे दिमाग से सोचना और हो सके तो एक बार सिया से भी पूछ लेना वो हम लोगों से मिलना चाहती है कि नहीं। मैं और तुम्हारी मोम तुम दोनों का इंतजार करेंगे। इसी के साथ वो बिना पीछे मुड़े दरवाजा खोल के मीटिंग रूम से बाहर निकल गए और अधिक बस उन्हें उनकी कहीं बातों के बारे में सोचता रह गया। मीटिंग रूम में एकदम सन्नाटा पस रहा था, वहां सिर्फ हल्की धड़कनों की और सांसों की आवाज ही गूंज रही थी। कुछ देर तक रोहन और दिक ने कुछ नहीं कहा, पर अधिक ने गुस्से में टेबल पर अपना हाथ पटक दिया। रोहन उछल के 2 कदम पीछे हो गया। टेबल का तो कुछ नहीं बिगड़ा, पर उस पे लगा कांच जरूर करेक हो गया था। रोहन अपने थूक को कटक के धीरे से बोला, बॉस। अधिक की आंखें लाल हो गई थी। उसने लाल आंखों से जब रोहन को देखा तो अपनी आंखें अपनी सांस तक रोक गए। रोहन ने तुरंत अपनी नजर नीचे कर ली और डरते हुए कहा, वो बॉस मैडम अकेली है, सिया के बारे में सुन रही है। दिख बिना कुछ बोले सीधा बाहर निकल गया और दरवाजे जोर से पटका। धड़ाम। रोहन का दिल डर से जैसे उछल के सीने से बाहर आने को हो गया। उसने अपने सीने पर हाथ रख के बड़बड़ा के कहा, थैंक गॉड बच गया, वरना तो मेरा आज कुछ भी नहीं बचता। इसी के साथ वो भी रूम से बाहर निकल गया। अधिक जब अपने केबिन में आया तो उसे सिया कहीं भी नहीं दिखी। वो उसे आवाज लगाने ही वाला था कि केबिन में बने कमरे से सिया उसे बाहर आती दिखी। उसका चेहरा पीला पड़ा था और उसके बाल बिखरे थे और आंखें लाल हो रखी थी। अधिक जल्दी से उसके पास आके फिगर से पूछा, बेबी तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? सिया ने उसे देखा और नरम आवाज में कहा, पता नहीं मुझे क्या हो गया। कुछ देर पहले आपने जो मुझे खाना भेजा था उसे देख के अजीब सा मन हो गया था और वोमिट होने लगी। मुझे चक्कर भी आ रहे हैं और कमजोरी भी महसूस हो रही। अधिक ने उसकी बात सुनी और उसे जल्दी से गोद में उठाकर सोफे पर बैठ के पहले उसके बालों को सवार के पीछे गया और फिर उसके माथे और गर्दन को छूने लगा। कुछ देर तक अच्छे से चेक करने के बाद बोला, बेबी तुम्हें फीवर तो नहीं है और तुम्हारा टेम्परेचर भी नॉर्मल है। एक काम करते हैं, हम हॉस्पिटल चलते हैं। सिया ने कहा, थोड़ी देर बाद चलेंगे, अभी मुझे थोड़ा लेटना है, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। अधिक ने उसे जल्दी से सोफे पर लेटा दिया और अपने डेस्क के पास आके अपने ड्रॉर में से एक ऑन हेलमेट लेकर सिया के पास आया और उसे पेट के बल लेटा के बोला, बेबी मैं इसे तुम्हारी हल्की मसाज कर देता हूँ। ओके। उसने सिर हिला के अनुमति दी। अधिक ने भी बिना टाइम वेस्ट किए ऑन मैट उंगलियों पर लिया और उसके कमर में हल्के हाथ से लगा दिया। सिया ने आंखें बंद कर ली। उसका सिर उसे घूमता हुआ महसूस हो रहा था। अधिक धीरे धीरे सॉफ्ट हाथ से उसकी कमर को मसाज देने लगा। कुछ देर की मसाज से उसे काफी आराम मिला। अधिक ने उसे ध्यान से लेपलट के सीधा लेटाया और उसके सिर अपनी गोद में रख के दबाने लगा। सिया भी आंखें बंद करके लेटी थी। थोड़ी देर बाद सिर दबाने के बाद उसने देखा तो नींद की आगोश में चली गई थी। शायद उसे मसाज से आराम मिल गया था। अधिक उसके सर को कुशन पर रखा और कमरे में से ब्लैंकेट लाके उसे उड़ा दिया। वैसे तो उसे कमरे में भी सुला सकता था, पर उसकी नींद डिस्टर्ब ना हो यही सोच के उसने उसे वहीं सोने दिया। अधिक ने ऐसे का टेम्परेचर सेट किया और उसके माथे पर किस करके वह होले से बालों में उंगली चलाई और अपने डेस्क पर जाकर बैठ गया। उसे अब काम भी करना था। जब तक वो सो रही थी उसने अपने फोन से रोहन को एक मैसेज टाइप करके सेंड किया। मैसेज कुछ ऐसा था, मेरी केबिन में बेबी सो रही है तो कोई भी आकर मुझे डिस्टर्ब ना करे। तुम्हें कोई काम हो तो मुझे पहले मैसेज करना। अधिक ने फोन टेबल पर रखा। पहले एक नजर सामने सोफे पर सो रही सिया को देखा, फिर अपने लैपटॉप को ऑन करके उसमें काम करने लगा।
दूसरी तरफ मिसेज महाजन गुस्से में घर आते हैं और और मिसेज महाजन से गुस्से में मीरा से के बारे में पूछते हैं, स्मृति मीरा कहाँ है? स्मृति जी शांत आवाज में पूछते हैं, क्या हुआ? आप मीरा के बारे में इतने गुस्से में क्यों पूछ रहे हैं? अब क्या कर दिया है उसने? कैसा? महाजन जी बोले, आप अपनी लाडली को समझा लो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो अड्डे के हाथों मारी जाए। इस लड़की ने सबका जीना हराम कर रखा है। इसे इस बच्ची से आखिर दुश्मनी क्या है जो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई? स्मृति जी ना समझी से बोली, कौन? आप किसके बारे में बोले हो? वो गुस्से से बोली, सिया और कौन हो सकता है? अद्दी की पत्नी मीरा उसे टारगेट कर रही है और उसने उसे नुकसान पहुंचाने की भी कई बार कोशिश की है। मिसेज महाजन फिक्र से बोली, क्या मीरा ने उसके साथ? वो ठीक तो है ना? केशव जी बोले, शुक्र मनाओ कि वे ठीक है। अगर उसे कुछ हो जाता तो मीरा को गोली मार देता। स्मृति ने जी आश्चर्य से उन्हें देख के बोली, क्या अद्दिक ने ऐसा कहा आपसे? वो अपनी बहन को गोली मारेगा? अब महाजन जी बोले, तुम जानती हो वो उसे कितनी बार वार्निंग दे चुका है, पर ये लड़की है कि उसकी सारी बातों को इग्नोर कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि जो उसने आज मुझे बोला है वो सच में ऐसा न कर दे। बेहतर होगा कि आज तुम उसे अपने तरीके से समझा दो, बाद में पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। उनकी बातों में छुपे डर को समझते हुए उन्होंने कहा, ठीक है, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी। अभी वे घर पर नहीं है, जब आएगी तो मैं उससे जरूर बात करूंगी। मिस्टर महाजन गुस्से से अपने कमरे में चले गए तो ही थोड़ी दूर कहीं वहीं गर्व की माँ अंदर ही अंदर हंसते हुए बोली, वाह आदिक, तुमने तो अपने ही पिता को धमकी दे डाली। अब आएगा मजा। मतलब अगर तुम्हारी पत्नी को कुछ हुआ उसका सारा ब्लेम मीरा पर जाएगा। इतना बोलते ही उसके चेहरे पर साथ एक्सप्रेशन आ गए और वो किसी बिल्ली की तरह बातें सुन के वहां से अपने कमरे में चले गई। हॉल में खड़ी मिसेज महाजन ने अपने सिर पर हाथ मार के कहा, इस लड़की को क्या जरूरत है जो वो उसे नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे? अरे वो तो उसकी भाभी है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसे कैसे हैंडल करूँ। मुझे सब पागल करके रहेंगे। कहते हुए भी किचन में चली गई। लंच की तैयारी करवाने में अद्दी केबिन में 2 घंटे बाद सिया की नींद टूटी और उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसे समझ आया कि वो अभी भी अद्दी के केबिन में है। वो धीरे से उठी तो उसकी नजर सामने अद्दी पर गई, जो ब्लैक लेदर चेयर पर लैपटॉप फोकस्ड होकर काम कर रहा था। वो इस पोज में भी काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वो हैंडसम और ड्रेसिंग नजर आ रहा था। उसके बाल जेल से सेट थे और उसने कोट उतार के चेयर पर टांग दिया था। टाई की नोक ढीली थी और उसकी आंखें लैपटॉप पर जमी थी। उसकी उंगली में एक पेन था जिसे वो घुमा रहा था और ये चेयर दूसरा कीबोर्ड पर था। सिया उसे देखते हुए मन में बड़बड़ाई, हाय मेरा पति कितना हैंडसम है, इसे कहीं मेरी नजर ही ना लग जाए। मेरी किस्मत इतनी अच्छी भी हो सकती थी, इसका अंदाजा मुझे कभी नहीं था। पर आज इनको अपने साथ देख के समझ आता है जो हम सोचते भी नहीं है। किस्मत हमारे साथ वो कर देती है। मेरा पति सच में पूरा काम दे हो, इसने मुझे प्लास्टिक बना दिया है। अब तो हर समय इनको देख के गंदे गंदे थॉट्स मेरे जहन में आते हैं। कोई मुझे संभालो, मैं पागल ना हो जाऊं। पर तभी उसके कानों में एक रोबदार मगर गहरी आवाज पड़ी, बेबी तुम मुझे ऐसे देख रही हो, क्या मुझे खाने का ये मन है? उस आवाज और बातों को सुन के सिया की आंखें चौड़ी हो गई और वे हैरानी और बेयकीनी से सामने देखती रह गई। सिया ने देखा तो वो अधिक था जो लैपटॉप पर नजर गड़ाए उससे बोला था। श्याम मन में बड़बड़ाई, इनकी कितनी आंखें हैं, ये मुझे कैसे देख रहे हैं? अधिक फिर से बोला, मेरी 2 ही आंखें। सिया का बड़बड़ाना तुरंत बंद हो गया और मुंह बेचारा सा बन गया। अधिक ने लैपटॉप से नजर उठा के उसे देखा तो उसे हंसी आ गई। सिया ने पप्पी फेस बना रखा था जिसे देख के उसे हंसी आ गई। उसने लैपटॉप बंद किया और उठ के सोफे की तरफ आने लगा। सिया पप्पी फेस में बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। जैसे जैसे अधिक उसकी तरफ बढ़ा था वैसे वैसे सिया का दिल धक धक करने लगा था। उसकी आंखों में शर्म की लाली छाने लगी थी। अनजाने में ही सिया की पकड़ अपने ऊपर पड़े ब्लैंकेट पर कस गई। इतने में अधिक ठीक उसके सामने जाके खड़ा हो गया। उसने हाथ बढ़ा के उसके गाल पर लटके एक लटको उसके सीने के उसके कान के पीछे गया और उस पर झुक के उसके कान में फुसफुसाया, बेबी तुम बहुत क्यूट लग रही हो, मेरा मन बेसब्र हो रहा है। उसके गर्म सांस और फुसफुसाहट भरी आवाज को सुन के सिया कांप गई और उसका चेहरा गुलाब की तरह लाल हो गया। अधिक ने उसके कान पर हल्का चुंबन दिया जिससे सिया सिर गई और उसके हल्की सी सिसकी निकल गई। अधिक ने तुरंत उसकी गर्दन पर होठ रख दिए और फिर आते हुए उसकी बॉडी फ्रेग्रेंस को अपने सांसों में उतारते हुए, बेबी तुम बहुत अट्रैक्टिव हो, मुझे दूर से ही अट्रैक्ट कर लेती हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने मुझ पर कोई जादू टोना कर दिया हो? सिया जिसकी आंखें बंद हो गई थी अधिक को अपने करीब महसूस करके उसकी बात सुनते ही उसने झटके से आंखें खोली और अधिक को धक्का देकर खुद से दूर करके कहा, अभी अभी आपने क्या कहा? अधिक ने उसके फेस एक्सप्रेशन देखे और तिरछा मुस्कुराने लगा। उसके गाल को पिंच करके बोला, बेबी सच में तुमने मुझ पर कोई काला जादू किया है? सिया का मुंह बन गया। वो बेवजह से बोली, आह आह मेरा कोई काला जादू? वो भी आप पर कैसे अजीब बात करते हैं। मुझे आप पर काला जादू करने की जरूरत नहीं है। आप तो खुद ही मेरे आगे पीछे घूमते हो। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने बालों को पीछे ऐसे झटका जैसे जो खुद पर ही प्राउड फील हो रहा हो। अधिक ने आंखें छोटी कर ली और उसके पास बैठ के झटके से उसे अपनी गोद में खींच लिया। वो उसकी
कमर को पकड़कर उसकी चिन को उंगली से पकड़कर ऊपर उठा के उसकी आंखों में देख के शिद्दत भरी निगाहों से बोला, बेबी तुमने काला जादू तो कर ही दिया है, तभी तो मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता हूँ। वैसे ये सच है कि मुझे तुम पर हमेशा प्यार आता है और मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करके रखना चाहता हूँ। सिया उसकी आंखों में देख रही थी, वहाँ जहाँ सिर्फ सच्चाई और उसके लिए बेइंतहा मोहब्बत झलक रही थी, जिसे हम देख उसकी आंखें नम हो जाती। वो धीरे से बोली, मिस्टर महाजन आप बहुत बुरे हो, पता नहीं मुझे आपसे दिन पर दिन प्यार होता जा रहा है। अद्दी का दिल उसकी बात सुन के गार्डन हो गया, तो उसने झुक के उसके होठों पर चूम लिया और फुसफुसाया, बेबी क्या तुम अब अच्छा फील कर रहे हो? सिया ने उसे देखा और धीरे से सिर हिलाया। उसी पल उसके होठ अद्दी के होठों के बीच दब गए। वो सिर से उसके होठों को बिना सांस लिए चूमने लगा। सिया के हाथ भी उसके शोल्डर पर कसने लगे थे। अद्दी ने उसे कमर से पकड़ उठाया और उसके दोनों पैरों को अपनी कमर के दोनों साइड में करके बिठा के उसकी कमर को पकड़ के उसके बैग पर हाथ फिराते हुए नीचे से उसके कपड़ों में डाल दिया और ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही पल में उसका हाथ सिया के नाजुक अंगों पर फिसलते हुए उनको सहला रहे थे। सिया का गुलाबी चेहरा और भी गुलाबी रंगत बिखेरने लगा। अद्दी का हाथ भी लगातार उसके सॉफ्ट अंगों पर चल रहा था। वो कभी सहलाता तो कभी मसलता। उसे उसके ऐसा करने से सिया की सिसकी निकल जाती, पर उसका मुंह तो ऑलरेडी अद्दी ने बंद कर रखा था। अद्दी ने धीरे से उसके ड्रेस को कंधे से नीचे सरकाया और उसके होठों को कस के चूम के छोड़ दिया और उसके कंधे पर गर्म होठ छोड़कर किस कर दिया। सिया गहरी सांस लेके सिसका ले रही थी। अद्दी ने उसकी पीठ पर हाथ लगाया और उसे लेके खड़ा हो गया और अपने डेस्क की तरफ बढ़ गया। सिया के दोनों पैर उसकी कमर पर लिपटे थे और उसके हाथ उसके गले में हार की तरह। कुछ पल बाद सिया वर्किंग डेस्क पर बैठी थी और उसके पैरों के बीच अद्दी खड़ा था, जो उसके कंधे और गर्दन पर चूम रहा था। उसने किस करते हुए टेबल पर हाथ मारा तो उस पर रखा सारा सामान नीचे गिरा। उसी के साथ सिया टेबल पर लेटी और उसके ऊपर पूरा लीन हो गया।